नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं चंपारण पर। चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी मनाई जा रही है और इस आंदोलन ने, इस सत्याग्रह ने देश भर के तमाम किसान आंदोलनों को जन्म दिया, किसानों में जागरण पैदा किया और इस इलाके में भी। लेकिन चंपारण सत्याग्रह के एक शताब्दी के बाद आखिर क्या है यहाँ खेतीबाड़ी की दशा और दिशा, यह जानने की और पड़ताल करने की कोशिश की है राज्यसभा टीवी ने। आइए दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण का ऐतिहासिक गांव सतवरिया। चंपारण सत्याग्रह के महानायक पंडित राजकुमार शुक्ल यहीं के निवासी थे। शुक्ल जी के नाती मणिभूषण राय भरे पूरे परिवार के साथ यहीं रहते हैं। आजीविका खेतीबाड़ी से चलती है। राजकुमार शुक्ल ही गांधी जी को चंपारण लाए थे। चंपारण को 100 साल बाद नील की खेती से भी तभी मुक्ति मिली। लेकिन चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी में इस गांव की किस्मत बदल नहीं पाई है। गांधी आज हमारे सामने आ जाए और ये गांधी आज की व्यवस्था, आज की सरकार से ये सवाल करे कि 100 साल के बाद हिंदुस्तान का बैलेंस शीट हमारे सामने पेश करो, तो हमारे सामने तो बैलेंस शीट बिल्कुल ब्लैंक है हमारे सामने आज़ाद हिंदुस्तान। क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर 85% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है। करीब 4000 की आबादी वाला सतवरिया आज बुनियादी सुविधाओं के लिए भी मोहताज है। गांव में घुसते ही सड़क की बदहाली यहां की एक झांकी दिखा देती है। यहां कई बड़े अफसरों का दौरा हो चुका है। वो मणिभूषण राय से मिलकर यहां के विकास को लेकर तमाम बातें कर चुके हैं, लेकिन कागजों से आगे कुछ भी नहीं बढ़ पाया है। सतवरिया गांव में अधिकतर लोग खेतीबाड़ी पर आश्रित हैं, लेकिन खेती की बढ़ती लागत और सरकारी बेरुखी से यह इलाका कृषि संकट की तरफ बढ़ रहा है। किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। डीएम साहब से भी कहा गया, सीएम साहब से भी कहा गया, बिजली विभाग के आला अधिकारी से भी कहा गया, लेकिन वही परिणाम रिजल्ट के झाग के पास। और किसानों की जो स्थिति है वह तो ये है कि लोग कर्ज से दबा हुआ है, फसल बाढ़ और सूखा से प्रभावित है। इसलिए नेचुरल है कि साहब किसान की स्थिति बदहाल होगी। पूरे बिहार में यह कहने में कोई संकोच नहीं है, सड़क के मामले में बहुत ही अच्छा काम किए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे गांव का जाके स्थिति देखिए। हालांकि यह बात कान में गई है तो नोटिस लिए हैं और प्रशासन का आना जाना शुरू हुआ है, लेकिन जमीन पर कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। गांव में सबसे खराब दशा दलितों की है। हालांकि बीते दशकों में बिहार दलित और महादलित की राजनीति का अखाड़ा बना रहा है। सामाजिक न्याय का नारा भी काफी बुलंद हुआ। ये नारे हों या फिर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, कोई यहाँ के दलितों की दशा नहीं बदल सका। मुर्गी के दरबों जैसे छोटे कमरों में 8 से 10 सदस्यों का परिवार रहता है। गांव के बिजली के तार इतने जर्जर हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। दलित बस्ती में न शौचालय है, न ही साफ पानी की सुविधा। महिलाओं की दशा तो सबसे ज्यादा खराब है। पानी के दिक्कत इहे बा, जे पानी बरसता तो हमनी के घर में बाढ़ ढुक जाता, दुआर पर बाढ़ लग जाता। आ एगो घर में 3 गो 4 गो ऐसे ही परिवार बा, परिवार बढ़ता ही बा। दिक्कत इहे बा। पानी ओनी बहे के जगह हैला नहीं के, नाली वाली सब सड़क उड़क सब एथी दिखते बा। आज हो जाता आज जगह जमीन हैला नहीं के, सेफ्टी उफ्टी के दिक्कत बा।
सतवरिया में 7वीं तक लड़कियों का एक स्कूल 70 के दशक में दान की जमीन पर बना। ये आज गिरासू हालत में है। बालिकाएं जिंदगी और मौत से जूझकर पढ़ाई करती हैं। सरकार इसकी मरम्मत नहीं करा पाई है। 1980 में मणिभूषण राय ने अपनी जमीन पर राजकुमार शुक्ल की याद में एक महाविद्यालय खोला, लेकिन वो झगड़ों और सरकारी हस्तक्षेप के नाते तबाह हो चला है। शिक्षा की भी दशा बहुत चिंताजनक है। शुक्ल जी एक माने पायनियर ऑफ दी पीस थे गांधी जी के साथ। उनके स्मृति के रक्षार्थ एगो कॉलेज का निर्माण किया, जो आज हिंदुस्तान के किसी पार्ट में उनके नाम से कहीं कुछ स्मृति चिन्ह के रूप में नहीं है। वह भी आज विवाद के घेरे में है। बच्चियां हमारे यहाँ कि वो पढ़ लेती, कक्षा 5 से ऊपर के विद्यालय में उनको प्रवेश पाने के लिए दूर जाना जो पड़ता है, नहीं जाती, और वो सभी पढ़ जाती। यही सबसे बड़ी लाभ वाली बात होती है। बुनियादी सुविधाओं से मोहताज सतवरिया में भूमिहीनों की दशा और खराब है। चनपटिया चीनी मिल के बंद होने का असर भी इस गांव के गन्ना किसानों पर पड़ा है। किसी भी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलना सतवरिया ही नहीं, पूरे चंपारण की आम समस्या है। अगर राजकुमार शुक्ल न होते तो शायद चंपारण के किसानों की दुर्दशा को दुनिया न जान पाती, लेकिन उनके जैसे योद्धा के गांव का कष्ट दूर करने में भी सरकार विफल रही। चनपटिया में शुगर फैक्ट्री था, बहुत अच्छा। इसको मैंने अगल बगल के किसान जिसको 10 हाफ एकड़ भी ज़मीन था, वो भी उसमें कुछ गन्ना लगाकर अपना गुजारा कर लेता था। लेकिन ये भी मिल बंद है। कोई माई बाप पूछने वाला नहीं है कि चनपटिया शुगर फैक्ट्री के। इसके पास कुछ ज़मीन भी था जिसको लोगों ने कैप्चर कर लिया। पॉलिटिकल आदमी लोगों ने कैप्चर कर अपना छोटा मोटा फॉर्म बनाकर काम कर रहा है लोग, और वही पॉलिटिकल आदमी चाह रहा है लोग कि यह फैक्ट्री नहीं बढ़े। चंपारण के महान नायक राजकुमार शुक्ल 23 अगस्त 1875 को सतवरिया में ही जन्मे थे। 20 मई 1929 को उनका निधन कम आयु में ही हो गया, लेकिन वो चंपारण सत्याग्रह के इतिहास का अहम अध्याय हैं। तभी भारतीय डाक ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया, लेकिन चंपारण में उनकी यादों को सहेजने का काम नहीं हुआ। उनके परिजनों ने एक ट्रस्ट बनवाया है, लेकिन कमजोर माली हालत के नाते वो कुछ खास करने की स्थिति में नहीं है। हाँ, चंपारण सत्याग्रह की सबसे अहम गवाह राजकुमार शुक्ल की 1917 की डायरी जरूर परिवार ने बहुत जतन से सहेज कर रखी है। राजकुमार शुक्ला जी किसी पार्टी से कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए पार्टी वाले लोग इस पर ध्यान नहीं दिए। असामयिक मृत्यु उनकी हो गई। महात्मा गांधी को चंपारण में, नॉर्थ बिहार में, पटना के बाद इधर लाने वाले राजकुमार शुक्ला जी। रिचर्ड एटनबरो की ऐतिहासिक फिल्म गांधी में राजकुमार शुक्ल का खासा चित्रण है। वो अपने दौर के एक संपन्न किसान थे। नीलहों के अत्याचारों ने उनको बागी बना दिया। अंग्रेजों ने उनकी जमीन जब्त कर ली और जेल भेज दिया। नील के धब्बों को सदा के लिए समाप्त करने का संकल्प लेकर शुक्ल जी देश के कई हिस्सों में भटके। गांधी जी को लाने में भी उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े। सत्याग्रह सफल रहा और नीलहों को भागना पड़ा। चंपारण भारत में किसान क्रांति और जागरण का प्रतीक बना, लेकिन 100 साल बाद स्थिति फिर से चिंताजनक दिख रही है। महात्मा गांधी कहते थे कि किसानों को तुम सिंचाई दे दो, अच्छा बीज दे दो, वो स्वतः पैर पर खड़ा हो जाए। ये बयान उनका बड़हरवा लखनसेन का है। लेकिन अभी तक हम हर किसान को न उन्नत बीज दे पाए हैं, न हर खेत को पानी दे पाए हैं। गांव की भीतरी सड़कों को छोड़ दें
तो आमतौर पर चंपारण में एक से दूसरी जगह को जोड़ने वाली सड़कें अच्छी या काम चलाऊ हो गई हैं। 100 साल पहले यहाँ गांधी जी आए तो कहीं हाथी तो कहीं बैलगाड़ी और कहीं दूसरे साधनों में सफर किया। नील की खेती खत्म हुई, तभी से नरकटियागंज के आसपास के इलाके में गन्ने की खेती ने जोर पकड़ा। नरकटियागंज की चीनी मिल अच्छी चल रही है। गन्ने का वाजिब दाम न मिलने से इलाके में काफी पहले से एक नारा चल निकला है, निलहे गए तो मिलहे आए। उत्तर प्रदेश में जो रेट मिलता है किसानों को वो भी यहाँ नहीं मिलता। जब जहाँ बात आई संघर्ष की, अगर किसान खड़ा हो जाए तो मिल वाले तुरंत प्रेशर देकर दबाना वाला राजनीति शुरू करते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स। आम पब्लिक यहाँ करती है, निलहा गया तो मिलहा आया। पश्चिमी चंपारण में गांधी जी ने भितिहरवा आश्रम स्थापित किया। बेतिया से 65 किलोमीटर दूर बसा भितिहरवा किसी तीर्थ से कम नहीं है। नवंबर 1917 को यहाँ एक पाठशाला और कुटिया बनाने में गांव वालों के साथ गांधी जी का भी श्रम लगा। आश्रम बन गया तो निलहों ने उसमें आग लगा दी। किसानों ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी पर बिहार सरकार आश्रम के कायाकल्प में लगी है, लेकिन कभी किसान जागरण के केंद्र रहे इस इलाके में किसानों के चेहरे आज भी मुरझाए हुए हैं। खाद का दिक्कत होता है, पानी का दिक्कत होता है और समय से नहीं बीज मिलता है। सरकार की तरफ से बीजू आता है तो कुछ समय में आता है, समय पर नहीं आता है। यही सब प्रलब्ध है। गन्ना का दाम सही नहीं है, गेहूं का दाम सही नहीं है, धान की भी नहीं है। हम लोग उसी से जीते हैं। 10 किलो से धान या गेहूं से हम 100 किलो पैदा करते हैं तो हम उद्योग नहीं बोलते हैं। आज जो 10 किलो लोहा से 9.5 किलो पैदा करता है तो उद्योग मिलता है। हाँ, और उसके बाद उनको अलग प्रेफरेंस मिलती है, कम दाम पर उनको लोन मिलता है, हम लोगों को ज़्यादा दाम पर मिलता है। इसके बाद जब हम लोग पैदा भी करते हैं तो औने पौने दाम में जाता है। यहाँ गांधी कुटीर से लेकर वो चक्की सुरक्षित है जिस पर कस्तूरबा गांधी गेहूं पीसा करती थी। मेज और पाठशाला की घंटी भी है। कतरे कतरे में बा और बापू की यादें बिखरी हैं। चंपारण में जगह जगह गांधी जी की स्मृतियां बिखरी हुई हैं। कुछ जगह इसे ग्रामीणों ने सहेज कर रखा है, जबकि कुछ जगह सरकार ने। लेकिन जिन आदर्शों के अनुरूप और जिन मुद्दों को लेकर के गांधी जी चंपारण का विकास चाहते थे वह पीछे छूट गया है। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे चंपारण की असली तस्वीर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं चंपारण पर। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया नील की खेती के किसानों के शोषण को मिटाने के लिए, लेकिन उसके बाद कई तरह की वर्जनाएँ पैदा हुई। गन्ना किसान आज भी शोषण का शिकार हैं और यहाँ उपज का ना तो वाजिब मूल्य मिल पा रहा है और बहुत सारी दूसरी दिक्कतें भी हैं। चंपारण में वैसे तो कई बेहतरीन स्कूल हैं, लेकिन देहाती इलाकों में शिक्षा का ताना बाना ठीक नहीं है। इस इलाके में किसानों की बदहाली की एक वजह बाढ़ और नदी कटाव भी है। 1985 से किसान सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं बनी। भितिहरवा आश्रम से लगा श्रीरामपुर गांव और आसपास का इलाका खेती के लिए मशहूर रहा है। जमीन भी उपजाऊ है और नहरें भी हैं, लेकिन वाजिब दाम न मिलने के कारण किसानों का संकट बढ़ता जा रहा है। सरकारी समर्थन की कमी और बढ़ती लागत के साथ छोटे किसानों का संकट और बढ़ता जा रहा है। स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए कि सालों भर जब किसान को आवश्यकता पड़े वो अपना धान ले जाए, दे और पैसा उसको मिले, गेहूं अपना दे, पैसा मिले। नदी के किनारे बानी सन, नदी काट रहल बा, सरकार के यहाँ चिट्ठी दियाता, कलेक्टर के यहाँ दियाता, ओकर कोई सुनवाई नहीं। छोटे किसानों की स्थिति यहाँ बहुत दयनीय है
और उसका मैंने चूँकि लोगों का खेती से मोह भंग होते जा रहा है। बिहार का चंपारण इलाका नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा है। चंपा के वनों वाले इस इलाके का गौरवशाली इतिहास रहा है। इसका संबंध रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि से रहा है। यहीं पांडवों ने राजा विराट के यहाँ वनवास के दिन भी काटे। कभी ये लिच्छवियों के विख्यात गणतंत्र का हिस्सा रहा। इस अंचल में एक से एक प्राचीन धरोहरें बिखरी पड़ी हैं। चंपारण की धरती को धान का नैहर भी कहा जाता है। अंग्रेजी राज में 10 जून 1866 को चंपारण नया जिला बना, लेकिन आज इसकी पहचान गांधी के चंपारण के साथ अभिन्न रूप से हो गई है। और यहीं से 1974 में जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई और शराबबंदी आंदोलन की भी। तिरहुत मंडल में शामिल चंपारण 1971 में 2 जिलों में विभाजित होकर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण बन गया। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है, जबकि पश्चिमी चंपारण का बेतिया। यही इस इलाके के प्रमुख नगर हैं। पश्चिमी चंपारण 5229 वर्ग किलोमीटर में फैला है और आबादी है करीब 40 लाख। 18 ब्लॉक और 1483 गांव वाले इस जिले में काफी बदलाव के बाद भी खेती बाड़ी ही आजीविका का मुख्य साधन है। बिहार के वन क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा यही है और इकलौता वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी। गंडक यहाँ की जीवन रेखा है। कि मेरा चंपारण तो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है और जो चंपारण ने पूरे देश को दिया, लेकिन राजनीति के गलियारे में जो सत्ता सुख में रहे लोग, चंपारण की तरफ मूव नहीं किया। लोग चंपारण को जो मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। हालांकि जब एनडीए की सरकार आई है तो चंपारण के लिए बहुत खास रहा है, चंपारण के लिए किया है और भविष्य में करने की उम्मीद है। आज के यहाँ का हालात है कि 18 प्रखंड में मात्र 3 डिग्री कॉलेज हैं। एजुकेशन के मामला में चले जाइए तो सबसे पिछड़ा इलाका मेरा कंस्टिट्यूएंसी है। चंपारण के दोनों जिलों में कई समानताएं हैं। किसानों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण से आकार में छोटा है, लेकिन आबादी 50 लाख से अधिक है। जिला मुख्यालय मोतिहारी है। इसके तहत 1344 गांव आते हैं। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह यहीं से सांसद हैं। उनके प्रयासों से कई केंद्रीय कृषि संस्थाओं का जाल बिछने के साथ यहाँ कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार की बेरुखी भी यहाँ साफ दिखाई देती है। माननीय मंत्री राधा मोहन सिंह जो हैं, जो विकास के लिहाज से नहीं लगभग 40 वर्ष से अथी हैं, और उन्हीं के समय में यहाँ मिल चलती थी और किसान लोग खुशहाल थे। आज तो मंत्री पद पर आ गए हैं, तो उनको एकदम पूरा प्रयास करना चाहिए, या केंद्र सरकार के ये प्रधानमंत्री को एकदम गांधी जी के नाम पर प्रयास करना चाहिए कि मिल को चालू कर दें, बंद मिल को। खेतीबाड़ी में संपन्न रहा चंपारण 1857 की क्रांति के कुछ वर्षों के बाद नीलहों का अड्डा बन गया। कर्ज में डूबे बेतिया राज से जमीनें ठेके पर लेकर वो खुद राजा बन बैठे। कई नीलहों को अंग्रेजों ने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाकर और ताकत दी। कुछ ही सालों में ये नील की खेती का प्रमुख केंद्र बन गया और तमाम नील कारखाने स्थापित हुए। नीलहे किसानों पर भारी अत्याचार करते थे। पिपरा कोठी जैसी तमाम कोठियों के ध्वंस आज भी इनकी कहानी को बयान करते हैं। नील अंग्रेजों के लिए चाय से भी ज्यादा फायदेमंद रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी तो शुरुआत से ही इसके कारोबार में लग गई थी। बाद में बंगाल में जमींदारियां खरीदकर नील की खेती शुरू कराई गई। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने इसे और विस्तार दिया। पहले बंगाल, फिर बिहार नील की खेती का प्रमुख क्षेत्र बना। बंगाल में नील किसानों के शोषण पर दीनबंधु मित्रा ने 1860 में नील दर्पण नाटक लिखकर काफी हलचल पैदा की। बात लंदन तक पहुंची।
मगर बंगाल का शोषण रुका तो चंपारण में उनका विस्तार हो गया। 1892 तक चंपारण में नील के 21 कारखाने खुल गए। करीब 96,000 एकड़ भूमि पर नील की खेती होने लगी। चंपारण में नील की खेती पर कारोबारी उतार चढ़ाव और कृत्रिम नील के ईजाद का असर भी पड़ा, तो भी किसानों का शोषण आज से अधिक बढ़ गया। तिनकठिया प्रथा के साथ निलहे किसानों से 50 से अधिक अवैध टैक्स वसूलते। पेड़ काटने, झोपड़ी बनाने, रस्सी बुनने के साथ रामनवमी और फगुआ पर भी लठैत गैर कानूनी कर वसूलते। गांधी जी चंपारण पहुंचे तो यहाँ की जमीन उनके स्वागत को तैयार थी। वो 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे तो 2 महीनों में ही अपने साथियों के साथ 2,900 गांवों के करीब 13,000 किसानों से सीधा संवाद कायम कर चुके थे। वो यहाँ की बोली बानी से वाकिफ न थे, लेकिन जमीनी हकीकत समझते उन्हें देर न लगी। उसी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी इस गांव में आए थे और किसान मजदूर से बातचीत किए। बातचीत करने के बाद में वो चले गए, चूँकि ठहर नहीं सके इसलिए कि सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा था, उस समय का अभाव था, इसलिए चले गए। गांधी जी ने किसानों को नया रास्ता दिखाया। भीषण गर्मी में पूरे इलाके की धूल फांकी। 2 महीनों में ही चमत्कार दिखने लगा। भाषणबाजी और अखबारबाजी से परहेज करते हुए बहुत शांति और सादगी से उनका सत्याग्रह चला। न कहीं लाठी गोली चली, न कोई जेल गया। करीब 10 महीने के अभियान में महज 2,200 रुपए खर्च हुए और चंपारण से कोई चंदा नहीं लिया गया। चंपारण में करीब 10 महीने तक उन्होंने खुद को पूरी तरह केंद्रित किया। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे कई दिग्गज चंपारण सत्याग्रह से उपजे और सत्याग्रह ने अंग्रेजों को हिला दिया। खेती बाड़ी का जो गांधी का सपना था, वो खेती बाड़ी के तरफ पुनः लौटे। बिना लौटे हुए कोई कल्याण होने वाला वही रास्ता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप नहीं लौटे तो आपका पर्यावरण, आपकी प्रकृति इस कदर खराब होगी कि कल यह जमीन उपज देने लायक नहीं रहेगी और एक तरफ आपकी जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी और भूकंप और अकाल ये जितना देख रहे हैं, ये सारी चीज़ आप ये देख लीजिए, जिसका कारण यही है। अतः गांधी के उस पुनः रास्ते पर लौटना पड़ेगा जहाँ खेती और बाड़ी का संबंध था, क्योंकि गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। चंपारण सत्याग्रह भारत की आजादी की पहली जन सुनवाई थी। उसका ऐसा दबाव बना कि सरकार को 10 जून 1917 को चंपारण एग्रेरियन जांच समिति बनानी पड़ी। गांधी जी भी इसके सदस्य बने। इसकी पहली बैठक मोतिहारी में जिला परिषद के जिस भवन में हुई, वो मेज एक धरोहर के रूप में आज भी सहेज कर रखी गई है। जांच समिति ने शिकायतें सही पाईं। नवंबर 1917 में विधान परिषद में चंपारण एग्रेरियन बिल पारित हो गया और 1 मई 1918 से चंपारण के किसानों को शोषण से मुक्ति मिल गई। आतंक और लूट का पर्याय निलहों को मन मार कर विदा होना पड़ा और किसानों ने आजादी की सांस दी। तभी से चंपारण सत्याग्रह लोक जीवन में, गीतों में बसा है और कायम है। चंपारण एग्रेरियन एक्ट बन गया और उसके बाद आना जाना शुरू हो गया गांधी जी का। और बदकिस्मती ये रही 1947 के अंदर इसी पटना की ज़मीन पर गांधी ने कहा था कि मैं अब मर जाना चाहता हूँ। वो गांधी जो 125 बरस जिंदा रहना चाहता था, यानी आज़ादी के मिलते ही सत्ता की तरफ लोग चले गए और गांधी की जो सारी चीज़ें थी वो धराशायी होकर रह गई थी। आज़ादी मिलने के बाद देश अपने रफ्तार से चला, लेकिन उनको चिंता थी, वो महसूस करते थे कि जो है हम राजनीतिक आज़ादी दिलाए, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में तो अभी पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिल पाई। वो काम पिछड़ा रह गया, जो काम अभी पूरा नहीं हुआ। इसलिए आज आवश्यकता है हम सबका कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में
उसमें काम किया जाए। चंपारण में गांधी जी ने शिक्षा से लेकर ग्रामोद्धार की तमाम योजनाओं का खाका तैयार किया। अपने जीवन काल में वो कभी चंपारण को नहीं भूले और न चंपारण ने कभी गांधी को भुलाया। चंपारण की शताब्दी पर गांधी जी की यादों को नए सिरे से सहेजने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ग्रामीण समाज अब भी तमाम चुनौतियों से जूझ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि गांधी जी ने चंपारण में जिस ग्राम स्वावलंबन और संपन्नता का सपना देखा था वो कोसों दूर है। आज किसानों की हालत यहाँ बदतर है, उनको ना तो वाजिब मूल्य मिल पा रहा है, ना ही दूसरी सहूलतें। इसी नाते ज़रूरी है कि भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस पूरे इलाके के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करे ताकि गांधी के सपनों के अनुरूप का चंपारण खड़ा हो सके। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक, और अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे चंपारण की दूसरी कहानी।